बच्चों कैसे हैं आप। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे चाल, वेग और त्वरण और इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें चाल और वेग के बारे में आपको समझाते हैं कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। तो देखिए, चाल क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर होती है, वो चाल होती है। और वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है। तो देखिए, एक बार बोर्ड पर सामने मैंने लिखा है यहाँ पर चाल, स्पीड, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है और विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। देखिए, चाल स्पीड का हमने एस ले लिया, दूरी डी और समय टी। तो चाल हो गई दूरी बटा समय, या दूरी में परिवर्तन की दर होती है वो चाल होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात किए थे वेग की। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। यह है वेग को दर्शाते हैं वी से, और विस्थापन बटा समय या विस्थापन में परिवर्तन की दर है वो वेग कहलाती है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी इकाइयों की, कि चाल की इकाई क्या होती है और वेग की इकाई क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम चाल की इकाई के बारे में बात करेंगे। तो डी, जो दूरी होती है डी, इसकी इकाई होती है मीटर। क्या होती है भाई, मीटर। और नीचे समय की होती है सेकंड। तो चाल की जो इकाई हो जाएगी वो मीटर प्रति सेकंड, या दूरी की अन्य इकाई होती है किलोमीटर, और नीचे क्या जाएगा भाई, हावर, घंटा। ठीक है। तो इसकी चाल की इकाई मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी हो जाएगी। देखिए, जो चाल है वो एक अदिश राशि है। चाल है वो एक अदिश राशि, अर्थात चाल के पास दिशा नहीं होती। और जो वेग है वो सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम वेग की इकाई के बारे में बात करते हैं। देखिए, वेग की इकाई के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर विस्थापन की जो इकाई होती है वो मीटर होती है, क्योंकि विस्थापन एक दूरी का ही रूप होता है। ठीक है। विस्थापन वो एक दूरी का ही रूप होता है, इसलिए इसकी इकाई हो जाएगी मीटर और टाइम की हो जाएगी सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, और इधर भी मीटर पर सेकंड। एक इकाई तो ये हो गई, और दूसरी इकाई मीटर की अन्य इकाई होती है किलोमीटर, और सेकंड की हावर। तो वेग और चाल दोनों की इकाई समान है, लेकिन यह है दूरी बटा समय और यह है विस्थापन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, और चाल में दूरी में परिवर्तन की दर है वो चाल कहलाती है। चाल है वो एक अदिश राशि है भाई। क्या है, अदिश राशि है। जबकि वेग है वो भाई सदिश राशि है, अर्थात वेग के पास दिशा होती है। सदिश राशि क्या होती है, जिनके पास दिशा होती है वो होती है सदिश राशियाँ। और अदिश राशि क्या होती है, जिनके पास दिशा नहीं होती वो होती है वही अदिश राशियाँ। तो देखिए, मैं वेग की एक और परिभाषा ऐसे बोल सकता हूँ वेग की दूसरी परिभाषा, कि दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं। ठीक है। दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं, अर्थात अगर चाल के साथ दिशा भी जोड़ दें तो हो जाएगा वेग। अगर दिशा नहीं है तब वो है चाल, दिशा जोड़ दें तो वो हो जाएगा वेग। इसीलिए जो वेग वो सदिश राशि है और चाल है वो एक अदिश राशि है। अब देखिए, अगला पॉइंट है क्या है, जो चाल है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। चाल वो हमेशा पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक मान आता है चाल का, कभी ऋणात्मक मान नहीं आता। क्योंकि देखिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए, थोड़ा सा ही आपने चला तो वो दूरी जुड़ेगी, न कि घटेगी। ठीक है। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसीलिए जो वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं औसत चाल की। इसके बाद हम बात करते हैं औसत चाल की। तो देखिए, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय क्या होता है भाई, औसत चाल। और औसत वेग क्या होता है भाई, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। ये होता है औसत वेग का फॉर्मूला। तो देखिए, आप चाल को अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आपको मानो 2 पॉइंटों के बीच की दूरी दे दी जाए। मानो आपका शहर है और आपका जाना है जयपुर। उन दोनों, आपके शहर और जयपुर दोनों के बीच की दूरी दे दी आपको, मानो 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। और आप
सुबह 6 बजे अपने शहर से चलना प्रारंभ किए और जयपुर पहुँचे यहाँ पे 8 बजे। कितने बजे पहुँचे? 8 बजे। 6 बजे आपने यहाँ पर से चले और आप जयपुर पहुँचे 8 बजे। तो देखिए दोनों के बीच में अंतराल कितना है, वो 2 घंटे का है। कितने का भाई? टाइम वो 2 घंटे का अंतराल है। तो आपको पूछे कि आपकी औसत चाल क्या है, आपकी घर से जयपुर पहुंचने की औसत चाल क्या है। तो देखिए औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। आपकी दूरी कितनी है भाई? 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा आपको? 2 घंटे। तो आपकी जो चाल आ जाएगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, अर्थात आप 50 की स्पीड से गए हैं जयपुर। ये औसत चाल है, औसत चाल है ये, न कि एक पर्टिकुलर टाइम की। ठीक है, औसत चाल मतलब आपने कभी धीरे भी किया होगा, गाड़ी को तेज भी किया होगा, लेकिन कुल मिलाकर आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। ठीक है, इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में चाल को उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम वेग को भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट हैं आगे। बात करते हैं एक नोट की। देखिए वो नोट क्या है? अगर कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, अगर कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है अर्थात सीधी रेखा में गति करता है, तो उस कण का औसत चाल व औसत वेग का जो परिमाण है वो समान होता है। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके आपके बुक में क्वेश्चन में दे रखा है भाई। देखिए मैंने यहाँ पर इस नोट को लिखा भी है कि यदि कण सरल रेखा पर गति करता है, यदि कण सरल रेखा पर गति करता है, तब उसकी औसत चाल व औसत वेग का जो परिमाण है वो क्या होता है भाई? समान होता है। आपको एक प्रश्न में ऐसे दे रखा है आपकी बुक में, अगर कोई कंडीशन है कि कण का औसत चाल व औसत वेग का परिमाण समान हो जाए, तो वो कंडीशन क्या है? अगर कण एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, उस स्थिति में कण का औसत चाल व औसत वेग का परिमाण वो समान होगा। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। तो देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाता है। मैंने लिखा है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाता है। अब देखिए वेग में परिवर्तन हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी चीज़ है उसमें हम परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कोई कण है, वो इस प्रारंभ में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ किया और कुछ समय बाद उसकी जो चाल होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, हो गई। तो उसमें आप परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो जो अंतिम वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, उसके बाद जो आया है वो परिवर्तन हमारे पास आ जाएगा। तो परिवर्तन है वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम। जब भी हम परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। इसी प्रकार हम वेग में परिवर्तन कैसे याद करेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखिए यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन v फाइनल अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और उसमें परिवर्तन की दर वो क्या कहलाता है भाई? त्वरण। त्वरण को हम ऐसे दर्शाते हैं असरलेशन से। जो परिवर्तन की दर है वो ये हो जाएगी v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा t, ये हो जाएगा भाई त्वरण। अब देखिए हम इसकी इकाई के बारे में बात करते हैं। अब देखिए आपके पास है, मानो ये पॉइंट है, आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर आपकी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और कुछ समय बाद, मानो t समय बाद आपकी जो चाल हो जाती है वो 80 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, आपको पूछे वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो आप 80 में से 20 घटा दोगे तब आ जाएगा वेग में परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए जो इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तब आपके पास आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में उसकी इकाई क्या होगी वेग की? ऊपर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, परिवर्तन ज्ञात करने के बाद जो परिणाम आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन है वो इसकी इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या है भाई? सेकेंड। तो इसकी ओवरऑल जो इकाई हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
या इसको हम लिख सकते हैं बड़ी इकाई में किलोमीटर घंटा स्क्वायर। लेकिन आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, छोटी इकाई देखने को भी मिलेगी। तो ये है इसकी इकाई, त्वरण की इकाई। आपको पूछे भाई त्वरण की इकाई क्या है, तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जो त्वरण का मान है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मान हो सकते हैं त्वरण के। त्वरण का मान धनात्मक हो सकता है, त्वरण का मान ऋणात्मक नेगेटिव हो सकता है और त्वरण का मान शून्य भी हो सकता है। आप ये बताओ त्वरण का मान शून्य कब हो सकता है। मैंने आपको एक कंडीशन बताऊंगा आपको। अगर वेग नियत है, किसी कण का वेग नियत है, ठीक है, वेग नियत है अर्थात कोई कण है वो नियत वेग से चल रहा है। मानो एक कण है और ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब आपको पूछे इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में वेग है नियत, वेग क्या भाई नियत है अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बताइए आप इसका त्वरण क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण आएगा, वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कंडीशन बता दिया कि वेग ही नियत है भाई। अगर वेग नियत है तो त्वरण का मान आएगा वो शून्य आएगा। त्वरण का मान क्या आएगा भाई, शून्य आएगा। तो नियत वेग की, जब किसी कण का नियत वेग होता है तब उसका त्वरण आता है वो शून्य आता है, ठीक है। तो त्वरण के 3 मान बताए, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। शून्य की स्थिति हमने देख ली कि जब वेग का मान नियत होता है तब उस स्थिति में त्वरण का मान आएगा वो शून्य आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं धनात्मक त्वरण की, कि धनात्मक त्वरण की स्थिति कब आएगी। तो देखिए कोई कण है वो, उसकी वेग की दिशा ये है वो वेग की दिशा। अगर यही दिशा उसकी त्वरण की हो जाए, अगर वेग की दिशा में त्वरण हो जाए तब जो त्वरण आएगा वो धनात्मक त्वरण आएगा। और अगर वेग की विपरीत दिशा में त्वरण लगे, वेग इस दिशा में है और त्वरण है इस दिशा में, तो त्वरण का मान आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। वेग की दिशा में त्वरण है तो पॉजिटिव त्वरण, वेग की विपरीत दिशा में त्वरण है तो नेगेटिव त्वरण, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति, कि एक समान त्वरित गति क्या होती है और असमान त्वरित गति क्या होती है। तो देखिए इसके बाद बोर्ड पर देखिए एक बार सामने देखिए, यहाँ पर मैंने जो नीचे लिया है वो समय लिया है, यहाँ पर 5 सेकंड, इसके बाद आप आगे 5 सेकंड का 5 सेकंड का अंतराल, सब में 5 सेकंड, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। अब देखिए कोई कण यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, वो 5 सेकंड में उसका वेग हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगले 5 सेकंड के अंतराल में उसका वेग हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड, अगले में 60, इससे अगले में 80। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर समय अंतराल समान है और समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन की दर वो समान है, अर्थात जितना इस अंतराल में वेग बढ़ रहा है उतना ही इस अंतराल में बढ़ रहा है। अर्थात जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो, अर्थात समान दर से वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तब उसे बोलते हैं एक समान त्वरित गति। सीधा कहने का सीधा अर्थ एक ही है कि समान समय अंतराल में जब वेग में परिवर्तन भी समान हो तब होता है वो एक समान त्वरित गति, ठीक है। इधर देखिए वेग समान समय का जो अंतराल है वो एकदम समान है सब में, लेकिन जो वेग में परिवर्तन है वो पहले वाले अंतराल में 20 है, उसके बाद दूसरे में 80 हो गया, तीसरे में 100 हो गया, चौथे में 112 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर जो समय अंतराल है वो लगातार नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, रेगुलर रूप से नहीं चल रहा। तो ये हो जाएगी असमान त्वरित गति। अगर समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन वो समान है तो हो जाएगी एक समान त्वरित गति, और समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर वो समान रूप से नहीं बढ़े तो हो जाएगी वो असमान त्वरित गति। तो ये हमारा पॉइंट हुआ त्वरण। देखिए एक बार दोबारा इसको, वेग में परिवर्तन की दर वो त्वरण कहलाती है, ठीक है। वेग में परिवर्तन कैसे याद करेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा कुल अर्थात लगा समय, वो होता है वेग में परिवर्तन, अर्थात इसे दर्शाते हैं ए से त्वरण को, ठीक है। इसकी इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण के 3 मान होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। शून्य कब होगा, जब वेग नियत हो। धनात्मक कब होगा, जब वेग की दिशा में त्वरण लगे तब होगा धनात्मक।
और ऋणात्मक कब होगा, जब वेग की विपरीत दिशा में त्वरण लगे, तब उस कंडीशन में जो त्वरण है वो ऋणात्मक होएगा। एक समान त्वरित क्या होगी, गति क्या होगी, अगर समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन है वो समान दर से बढ़े तो हो जाएगा एक समान त्वरित गति, और असमान दर से बढ़े तो हो जाएगा वो असमान त्वरित गति। इसके बाद देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएं। तो देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए सबसे पहले हम त्वरण से संबंधित प्रश्न करेंगे, उसके बाद औसत चाल व औसत वेग से। तो हम त्वरण से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, एक बार 2 प्रश्न कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक बस है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए एक बस है, वो उसकी जो प्रारंभिक चाल है वो दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 सेकंड में घटकर उसकी जो चाल हो जाती है वो हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, इसका त्वरण पूछा है। तो देखिए त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं त्वरण का सूत्र कि वेग में परिवर्तन बटा कुल लगा समय, वेग में परिवर्तन v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा टाइम, तो ये होता है त्वरण का सूत्र। अब देखिए अंतिम वेग क्या है इसमें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रारंभिक वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है 5 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर सेकंड है, ये छोटी इकाई है और यहाँ पर बड़ी इकाई घंटा। तो सबसे पहले जो 60 है और 80 है उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए हम 80 को जब मीटर पर सेकंड में, 80 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो देखिए 80 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो जाएगा 80 जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से गुणा कर दिए, और 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा का 80 आधा जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा ये, ठीक है। इसके बाद हम बदलते हैं इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलते हैं मीटर पर सेकंड में। देखिए इसको 1000 से गुणा कर देंगे और नीचे इस पर कर देंगे, ठीक है। एक से ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, तो जो ये अंतिम वेग हो जाएगा 100/6, और इधर जो आएगा वो आएगा 800/36, ये वेग आएंगे, ठीक है। और नीचे है टाइम 5 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर अंतिम वेग हो जाएगा, अंतिम वेग 60 है, 60 को हमने कन्वर्ट किया है, और जो प्रारंभिक वेग वो आ जाएगा 800/36, और टाइम लगा 5 सेकंड। तो इस प्रकार इसका त्वरण आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका त्वरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, इसका देखिए उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा, त्वरण का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। आप इसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और वह 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मानो ये रेलगाड़ी है, रुकी हुई है, तो इसकी जो प्रारंभिक चाल हो जाएगी वी इनिशियल हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, और वह 10 मिनट में टाइम लगाती है 10 मिनट, 10 मिनट में उसकी जो चाल हो जाती है वो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका त्वरण पूछा है, तो त्वरण होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसमें लगा समय नीचे t, ठीक है। तो देखिए अंतिम वेग क्या है 40। अब देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 40 को 1000 से गुणा करेंगे और नीचे देंगे 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, ठीक है।
तो ये आ जाएगा अंतिम वेग। इसको हम एक बार थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 400/6, 400/6। और देखिए जो प्रारंभिक वेग है ये अंतिम वेग है, और प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो माइनस से 0, और टाइम लगा है वो 10 मिनट। अब 10 मिनट को हम सेकंड में करेंगे तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास है त्वरण का मान। इसे आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इतना ही करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम त्वरण का सूत्र लगाकर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग रखकर और नीचे समय रखकर त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। एकदम सिंपल फॉर्मूले हैं, आपको सारे मान प्रश्न में दे दिए गए हैं, और आपको बस सूत्र याद होना चाहिए और आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम औसत चाल व औसत वेग से संबंधित प्रश्न। तो देखिए आगे, अब हम देखते हैं औसत चाल व औसत वेग से संबंधित एक प्रश्न। तो देखिए वो प्रश्न कौन सा है, वो ये है वही प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। एक तालाब है जिसकी लंबाई वो 90 मीटर है। ठीक है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखीय पथ पर जाती है। वह इस सिरे से प्रारंभ करती है तैरना और इस सिरे तक एक सीधे पथ में तैरकर जाती है तथा वापस आती है। एक बार तो वो गई, उसके बाद वो दोबारा यहीं पर आ गई। ठीक है, इस दौरान वह कुल 180 मीटर दूरी 1 मिनट में तय करती है। अर्थात देखिए, जाने का 90 मीटर, वापस आने का 90 मीटर, तो जो कुल दूरी तय की है वो उसने की है 180 मीटर। और टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट। काफ़ी तेज़ दौड़ रही है भाई ये। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा वो 60 सेकंड। ठीक है, तय करती है। तो उषा की औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं औसत चाल क्या होती है। औसत चाल होती है भाई कुल दूरी बटा कुल समय होती है औसत चाल। तो देखिए यहाँ पर कुल दूरी है वो 180 मीटर है, कुल दूरी है वो 180 मीटर है, और जो कुल समय है वो है 60 सेकंड। तो यह आएगा 3 मीटर पर सेकंड। जो औसत चाल आएगी उषा की वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा है औसत वेग। दूसरा है भाई औसत वेग। तो देखिए हम औसत वेग याद करते हैं। देखिए औसत वेग देखिए क्या होता है, विस्थापन बटा समय, या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कुल लगा समय। तो देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं, औसत वेग विस्थापन बटा समय या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो देखिए इस प्रश्न में आपको वेग नहीं दे रखा, आपको केवल दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आप उससे ही सोल्व करेंगे विस्थापन बटा समय से। अब देखिए यहाँ से उषा स्टार्ट करती है, यहाँ पर चली, उसके बाद यहाँ से फिर से वापस आ गई, अर्थात जिस पॉइंट से वह चलना स्टार्ट की थी वापस जाकर उसी पॉइंट पर आ गई। तो इसके द्वारा जो चली गई कुल दूरी है वो तो 180 मीटर हो जाएगी, लेकिन इसके द्वारा जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है भाई, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही था और अंतिम बिंदु भी यही था, इसलिए इसका जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। और समय लगाया है भाई 60 सेकंड। तो जो इसका औसत वेग आएगा वो आएगा 0। औसत वेग आएगा वो आएगा भाई 0, क्योंकि विस्थापन क्या है इसका 0 है। तो जहाँ से चलना प्रारंभ की थी वहीं पर जाकर दोबारा आ गई, अर्थात प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है, इसलिए इसका विस्थापन क्या आएगा 0 आएगा। 0 विस्थापन आएगा तो इसका औसत वेग क्या आएगा 0 आएगा। और ऐसे भी देख सकते हो, प्रारंभ में इसका वेग है 0 और अंतिम में यहाँ पर रुक गई तो अंतिम वेग भी हो जाएगा इसका 0। तो इस प्रकार भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट हुए हैं, औसत चाल, औसत वेग व त्वरण। ठीक है, अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।